मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें विभागीय संगठन के बारे में। संगठन क्या है, इसके बारे में पिछले व्याख्यानों में चर्चा हो चुकी है, इसलिए उस पर अब पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। विभागीय संगठन पर सीधे चर्चा करें। विभाग विशेष रूप से किया गया हिस्सा या खंड, उसको विभाग कहते हैं। दिमाग कहते हैं कि प्रशासन में श्रम विभाजन का स्वाभाविक परिणाम विभागीय संगठन है। श्रम विभाजन का स्वाभाविक परिणाम प्रशासन है, शासन है। शासन को हजारों प्रकार के काम करने पड़ते हैं, और यदि शासन में एक विभाग रहा, कुल शासन का एक विभाग रहा, तो वह विभाग सब काम नहीं कर सकता। और जैसे जैसे आजकल कार्य विशेषीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, कार्य विशेषीकरण मतलब कि एक खास काम एक खास व्यक्ति ही कर सकता है अच्छी तरह से। सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति खास और विशेष काम नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे कार्य विशेषीकरण बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे श्रम विभाजन हो रहा है और अनेक प्रकार के संगठनों का निर्माण, और इन संगठनों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाना शुरू हो गया है। तो शासन को चूंकि अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभागों का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में 50 विभाग हैं। कैसे 50 विभाग? जैसे गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विदेश, रेलवे, डाकतार, तमाम प्रकार के, इन सभी को विभाग कहते हैं। इन विभागों का मुखिया पूरी तरह से सबसे बड़ा मुखिया इसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री को ले में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मुखिया होता है। उसके नीचे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो प्रत्येक विभाग का मुखिया, वास्तविक मुखिया, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। उस कैबिनेट स्तर के मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री तथा संसदीय सचिव होते हैं। ये सब मिलकर के उस विभागीय विभाग का पूरा नियंत्रण करते हैं और अपने निरीक्षण में सभी विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। तो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए ये विभाग नीतियां बनाते हैं, और फिर उन नीतियों को प्रशासन क्रियान्वित करने का काम करता है। तो जितने भी ये इस प्रकार के विभाग हैं, इन सभी विभागीय संगठनों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के संगठन होते हैं। एक को कहते हैं एकीकृत संगठन और दूसरे को कहते हैं विभागीय संगठन। एक को कहते हैं विभागीय संगठन। एकीकृत संगठन क्या है? एकीकृत संगठन में जहां पर एक मंत्री उस विभाग का मुखिया होता है, उसको एकीकृत संगठन कहते हैं। यदि मान लीजिए विभाग कम महत्वपूर्ण है, तो उसका प्रभार एक जूनियर मंत्री को, जिसे हम राज्य मंत्री कहते हैं, उसका प्रभार दे दिया जाता है। तो जैसे केंद्र में भी राज्य स्तर के राज्य मंत्री होते हैं, तो विभिन्न विभागों, यदि मान लीजिए कम महत्वपूर्ण विभाग है, तो वहां पर एक राज्य मंत्री को उसका प्रभारी बना देते हैं। और यदि विभाग बहुत बड़ा है, उसका कार्य बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उस विभाग में मुखिया एक कैबिनेट मंत्री होता है, और उस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की चीजें होती हैं। एक कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य मंत्री उप मंत्री भी हो सकते हैं, और यदि कम महत्वपूर्ण है तो विभाग में एक राज्य स्तर का मंत्री भी हो सकता है, जिसे हम राज्य मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री कहते हैं। राज्य का मंत्री नहीं, किसी प्रदेश का मंत्री नहीं, केंद्र में ही राज्य स्तर का मंत्री। तो मंत्रियों का 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
ये कैबिनेट मंत्री सबसे सीनियर होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री उसकी सहायता करते हैं। तो जहां पर विभागों का पूरा काम, जहां पर विभागों का पूरा काम एक ही विभाग से होता है, उसको एकीकृत संगठन कहते हैं। पूरा काम उस संगठन का एक विभाग के द्वारा होता है। जैसे गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का पूरा काम गृह मंत्रालय से होता है और उसका मुखिया गृह मंत्री होता है। लेकिन जहां पर उससे अनेक प्रकार के कार्य को किया जाता है, जहां पर अलग अलग अन्य संगठनों का निर्माण किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उस कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण से परे होते हैं, अलग होते हैं, उसको विभागीय संगठन कहते हैं। इसमें प्रशासनिक सत्ता स्वतंत्र अभिकरणों और निर्वाचित अधिकारियों में निहित होती है। ये शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। ये भी नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। लेकिन ये कहां से शक्तियां प्राप्त करते हैं? अलग से कानूनों से अथवा संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग या लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग या प्रादेशिक राज्य लोक सेवा आयोग, ये कानून बना करके या संविधान से सीधे शक्तियां प्राप्त करते हैं और पूरी तरह से संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये सब राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देते हैं। तो जो अलग अलग संगठन हैं, जैसे मंडल है, जैसे आयोग है, अनेक प्रकार के बोर्ड या मंडल बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के आयोगों का निर्माण किया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये इसी प्रकार के अलग अलग आयोग बनते हैं और इन आयोगों को कानून बना करके इनको शक्तियां सौंपी जाती हैं या सीधे संविधान से शक्तियां लोग प्राप्त करते हैं। तो उसको कहते हैं विभागीय संगठन। तो संगठन के दो प्रकार हुए, एक एकीकृत संगठन, दूसरा विभागीय संगठन। अब सूत्र संगठन के 3 प्रकार होते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सूत्र और स्टाफ देखा था, लाइन और स्टाफ एजेंसी के बारे में देखा था। सूत्र संगठन वह है जो सीधे काम करता है और स्टाफ एजेंसी वह है जो सूत्र को उसके कार्यों में सहायता देता है। तो सूत्र संगठन के 3 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं विभाग। विभाग जो प्रत्यक्ष रूप से किसी मंत्री के अधीन होता है, उसके अधीन रह करके सब काम होते हैं। राजनीतिक स्तर पर 3 प्रकार के मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये राजनीतिक स्तर पर हुए। प्रशासनिक दृष्टि से सचिव या मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, देखिए सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव अलग अलग है। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का पद राज्यों में होता है। जिस प्रकार से भारत में केंद्र में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा कैबिनेट सचिव होता है। भारत में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, इन सब में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव। और राज्यों में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। मान लीजिए कोई विभाग बड़ा है और वहां पर एक सीनियर आईएएस को नियुक्त किया गया है, तो उसका पद प्रधान सचिव को होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है। उसके नीचे सचिव होते हैं, उसके नीचे अतिरिक्त सचिव होते हैं, फिर संयुक्त सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं। अनेक प्रकार से सचिवों के अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे जैसे ये अधिकारी काम करते हुए वरिष्ठ होते जाते हैं, इनको ऊपर के ऊपर और उनको प्रमोट किया जाते रहता है। तो जहां पर विभाग के माध्यम से काम होता है उसको विभागीय संगठन कहते हैं। और इसमें मुख्य कार्यपालिका का सीधा नियंत्रण होता है। मुख्य कार्यपालिका का सीधा नियंत्रण, स्वाभाविक मुख्य कार्यपालिका यहां पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अधीन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से नीचे कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री का सीधा नियंत्रण होता है, इसलिए इसको विभाग कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्र नियामकीय आयोग, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन,
ये पद्धति अमेरिका में है, भारत में नहीं। तो अमेरिका में कांग्रेस कानून बना करके एक खास काम को संपन्न करने के लिए या उस काम को करने के लिए एक संगठन का निर्माण करती है, जिसे स्वतंत्र नियामकीय आयोग कहते हैं। यह स्वतंत्र नियामकीय आयोग राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहते। यद्यपि इनके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रति ये लोग उत्तरदायी नहीं होते और राष्ट्रपति इन अधिकारियों को पद से हटा भी नहीं सकता। तो अमेरिका में ये प्रवृत्ति अधिक है, वहां पर स्वतंत्र नियामक आयोग अधिक हैं और राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न जो कार्य सौंपे जाते हैं या उनके जिस उद्देश्य से उनका गठन किया गया है उस कार्य को ये संपन्न करते हैं और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग हुआ। तीसरा है लोक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशंस। किसी व्यापारिक कार्य को संपन्न करने के लिए पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनाए जाते हैं, लोक निगम। जितने भी बोर्ड हैं, जैसे मत्स्य निगम, मत्स्य विकास निगम, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, तो जैसे मत्स्य विकास निगम, अनेक प्रकार के निगम बनाए जाते हैं। इन निगमों का काम क्या है? व्यापारिक कार्यों को संपन्न करना, व्यावसायिक कार्यों को संपन्न करना। क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक काम किए जाते हैं उसी तरह से व्यापारिक कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। व्यापारिक कार्य का मानदंड अलग होता है, प्रशासनिक काम का मानदंड अलग होता है। तो जहां पर सरकार व्यापारिक कार्य करती है या व्यावसायिक दृष्टि से कोई कार्य करती है उसे लोक निगम कहते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं, जैसे खनिज विकास निगम, केंद्र सरकार का भी खनिज विकास निगम है, राज्य सरकार का अलग खनिज विकास निगम है। तो ऐसे निगम जो कि व्यावसायिक कार्यों को संपन्न करते हैं उन्हें लोक निगम कहा जाता है। तो ये व्यापारिक संगठन होते हैं, कानून द्वारा स्थापित होते हैं, ये स्वायत्त होते हैं। स्वायत्त मतलब सीधे विभागीय मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। यद्यपि इनकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, लेकिन ये सीधे नियंत्रण में नहीं होते और विशेष उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग के दोषों को दूर करने के लिए, विभागों के दोषों को दूर करने के लिए लोक निगम बनाए जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की, जो काम एक प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन की दृष्टि से करता है वही काम एक व्यावसायिक संगठन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन करना अलग है, व्यवसाय करना अलग है। दोनों के स्टैंडर्ड, दोनों के पैमाने अलग अलग होते हैं। इसलिए होता यह है कि जहां पर प्रशासन असफल हो जाता है वहां पर व्यावसायिक निगमों का निर्माण किया जाता है और ये व्यावसायिक निगम व्यापार करने की दृष्टि से, व्यवसाय करने की दृष्टि से उस संगठन का निर्माण करते हैं और कार्यों का संचालन करते हैं। तो ये हुआ लोक निगम। अब एक प्रश्न उठता है कि विभाग की अध्यक्षता कौन करे। यहां पर दो चीजों पर चर्चा होगी कि विभाग का अध्यक्ष, विभाग का मुखिया एक व्यक्ति होना चाहिए या अनेक व्यक्ति होना चाहिए। जहां पर किसी विभाग का मुखिया एक व्यक्ति होता है उसे ब्यूरो सिस्टम कहते, ब्यूरो पद्धति कहते, ब्यूरो। और जहां पर विभाग की शक्तियां एक समिति में निहित कर दी जाती है, कुछ लोगों की समिति में या एक समूह के लोगों में बांट दी जाती है, उसे मंडल या आयोग पद्धति कहते हैं। तो एक हुआ ब्यूरो सिस्टम और दूसरा हुआ मंडल या आयोग। पहले देखें ब्यूरो, जहां पर कार्य की प्रवृत्ति लगभग समान होती है, जहां पर शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता पड़ती है,
उसे ब्यूरो पद्धति कहते हैं। ब्यूरो का अर्थ क्या होता है? यह लैटिन भाषा के बैरस से बना है। पुराने समय में किसी विभाग का मुख्य अधिकारी एक बड़े से टेबल के सामने बैठता था और उस टेबल में ऊनी कपड़ा बिछाया जाता था और उस टेबल में अनेक ड्राफ्ट्स होते हुआ करते थे। उसे ब्यूरो कहा जाता था। बाद में और वह सचिव अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता था। आगे चल करके इस अधिकारी के कार्यालय को ब्यूरो कार्यालय कहा गया। इस प्रकार से ब्यूरो का मतलब होता है जिस विभाग में जहां पर एक व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है उसे ब्यूरो कहते हैं। सुनिश्चित पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार काम होता है उसे ब्यूरो कहते हैं, या वहां के लिए ब्यूरो पद्धति ज्यादा बेहतर मानी जाती है। यहां पर आदेश की एकता होती है क्योंकि आदेश देने वाला एक व्यक्ति होता है। शीघ्र निर्णय होता है क्योंकि वह अकेले उस विषय पर निर्णय लेने का सक्षम होता है। और तीसरी चीज, क्रियान्वयन भी बहुत तेजी से होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पुलिस विभाग। देखिए, अपने किसी भी एक राज्य में पुलिस विभाग का मुखिया एक व्यक्ति होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल पुलिस कहते हैं, पुलिस महानिदेशक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस विभाग में उसका काम है अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों को पकड़ना। उसके कार्यों में लगभग एक रूपता होती है। अपराधों का अनुसंधान करना, केस बनाना, अपराधियों को पकड़ना, उनको न्यायालय में पेश करना, ये लगभग कामों में एक रूपता है। इसलिए पुलिस विभाग में हमेशा एक व्यक्ति मुखिया होता है जिसे डीजीपी कहते हैं। और एक सबसे बढ़िया दूसरा उदाहरण देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम सीबीआई कहते हैं। सीबीआई का मुखिया भी एक व्यक्ति होता है जिसे डायरेक्टर कहते हैं। तो जहां पर मुखिया एक व्यक्ति होता है उसे ब्यूरो पद्धति कहते हैं। इस ब्यूरो पद्धति में इसके गुण होते हैं क्या? शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि पूरी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है और वह निर्णय तत्काल ले सकता है। उसका क्रियान्वयन भी शीघ्रता से किया जाता है। देखिए, आपको कभी समाचार पत्रों से सूचना मिलती होगी कि आज पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न आईजी और डीआईजीज की बैठक ली, एसपी लोगों की बैठक ली और उसमें ये कदम उठाने के लिए उन्होंने सख्त आदेश दिए। अगले कुछ ही समय पर देखते हैं कि पुलिस वाले अलग अलग पॉइंट पर चेक करने के लिए, उस चीज को देखने के लिए एकत्र हो जाते हैं। तो वो जितना शीघ्र निर्णय ले सकता है उसी प्रकार से उसके निर्णयों का शीघ्र क्रियान्वयन भी होता है। फिर आदेश की एकता बनी रहती है क्योंकि आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होता है। फिर उसमें निरीक्षण किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, इसलिए अपने अधीनस्थ लोगों को विभिन्न कार्य सौंप करके वह उनको पूरी जिम्मेदार बनाता है। फिर नियंत्रण दृढ़ रहता है, कठोर नियंत्रण रहता है क्योंकि एक व्यक्ति का नियंत्रण है। यदि वह बहुत ही स्ट्रांग अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, तो बहुत अच्छी तरह से अपने अधीनस्थों को नियंत्रण में रखता है। फिर अनुशासन बना रहता है, उत्तरदायित्व होता है, क्षमता युक्त होता है और इसमें मितव्ययता पाई जाती है। ये तमाम चीजें ब्यूरो पद्धति में पाई जाती हैं। अनुशासन, उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, शीघ्र निर्णय, कठोरता, ये तमाम चीजें प्रत्येक ब्यूरो पद्धति में पाई जाती है। इसके दोषों को देखें। इसके दोषों में सत्ता का दुरुपयोग होता है। स्वाभाविक है, जिसके पास सत्ता होगी वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। प्रत्येक हां के साथ ना जुड़ा होता है, प्रत्येक सफलता के साथ असफलता जुड़ी होती है।
प्रत्येक सुनाम के साथ बदनामी भी जुड़ा होता है। तो जहां पर सत्ता होगी वहां पर सत्ता का दुरुपयोग भी जुड़ा होगा। और दूसरी चीज, पक्षपात कर सकता है वह व्यक्ति। जहां एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता होगी वह भेदभाव कर सकता है। और भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। हम तो भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा माहिर हैं। भ्रष्टाचार तो होता ही है। और सभी प्रकार का ज्ञान एक व्यक्ति को संभव नहीं होता। ब्यूरो का मुखिया एक व्यक्ति होता है, वह जितना भी सक्षम हो सभी प्रकार का नॉलेज उस एक व्यक्ति को होना संभव नहीं है। तो यह है ब्यूरो पद्धति। अब जरा मंडल या आयोग पद्धति पर चर्चा करें। मंडल या आयोग में अधिनियम या कानून बना करके इसका निर्माण किया जाता है। इसके लिए कुछ लोगों की एक समिति बनाई जाती है जिसे आयोग कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लोक सेवा आयोग या माध्यमिक शिक्षा मंडल या व्यावसायिक परीक्षा मंडल। तो जहां पर एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता करने के सदस्य होते हैं, उसे आयोग या मंडल पद्धति कहते हैं। अध्यक्ष भले ही अध्यक्ष होता है लेकिन अनेक मामलों में वह अकेले निर्णय नहीं कर सकता। उसे आयोग की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस आयोग की मीटिंग में सभी विषयों पर चर्चा होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। उसे मंडल या आयोग पद्धति कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि दोनों पद्धति में कौन सी पद्धति अच्छी है। तो जरा मंडल या आयोग पद्धति के गुण और दोषों की चर्चा करें, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे कि कौन सी पद्धति अच्छी है। तो सबसे पहले है विरोधी हितों में सामंजस्य किया जा सकता है। मान लीजिए कोई मिल या कारखाना है या कारखानों में श्रमिकों की समस्या से संबंधित कोई एक काम करना है, तो वहां पर जहां पर विरोधी हित आ जाते हैं वहां पर दोनों विरोधी हितों की भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस मंडल पद्धति को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट में जो एक मंडल का गठन किया गया है उसमें प्रशासनिक अधिकारी शासन की ओर से आएगा, शासन की ओर से एक होता है। इसी प्रकार से जो प्रशासनिक उस संगठन में काम करने वाले अधिकारी हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं। फिर कर्मचारी संगठनों के सदस्य होते हैं। तो ऐसे विभिन्न वर्गों के लोगों को मिला करके चूंकि इसका गठन किया जाता है, इसमें विरोधी हितों के बीच एक सामंजस्य की स्थापना होती है। फिर विचार विमर्श, पर्याप्त विचार विमर्श होने के बाद किसी भी विषय पर निर्णय लिया जाता है। बाह्य हस्तक्षेप कम, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि मंडल या आयोग पद्धति में बाह्य हस्तक्षेप कम होता है। जैसे एक व्यक्ति मुखिया है, जैसे डीजीपी मुखिया है पुलिस विभाग के, तो एक व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी मंडल या आयोग में 5 या 10 सदस्य हैं, तो आपको अपना काम करने के लिए सभी सदस्यों को पटाना पड़ेगा। इसीलिए लोक सेवा आयोग जैसे संगठन को बहुसदस्यीय बनाया जाता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग भर्ती करने का काम करता है। यदि एक व्यक्ति सर्वे सर्वा और एकमात्र रहा तो उस व्यक्ति को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन यदि अधिक सदस्य 5, 7, 10, 15 सदस्य हैं तो आप सबको प्रभावित नहीं कर सकते। तो जहां पर अलग अलग प्रकृति के काम करने हों, जहां पर इस प्रकार से विरोधी हितों के बीच सामंजस्य की स्थापना करनी हो, जहां पर प्रभाव कम करना हो, बाह्य प्रभाव को या बाह्य हस्तक्षेप से उसको मुक्त करना है, वहां पर मंडल पद्धति को अच्छा माना जाता है। और सर्वदलीय प्रकृति होती है क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों के लोगों को सदस्य मनोनीत किया जाता है। जैसे रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड में अलग अलग शासन के प्रतिनिधि होते हैं, वहां पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं, वहां पर अधिकारीगण होते हैं, अलग अलग प्रकृति, वहां पर यात्रियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे लोगों को मिलाकर के रेलवे बोर्ड का निर्माण किया जाता है। अब जरा दोस्त देखें अनुत्तरदायित्व। यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर दायित्व नहीं लेता।
क्योंकि शक्तियां बटी हुई है। शक्तियां जहां बटी होंगी वहां पर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी चीज, आदेश की एकता नहीं होती। मान लीजिए सदस्यों के बीच अच्छा सामंजस्य नहीं है, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, तो अपने अधीनस्थों को अलग अलग आदेश दे सकते हैं। अब अधीनस्थ कर्मचारी यह सोचेगा कि मैं किसकी बात को मानूं, किसकी बात को न मानूं, तो आदेश की एकता नहीं होती। दक्षता नहीं आती, क्योंकि ये सदस्य एक्सपर्ट होंगे आवश्यक नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि निगम या मंडलों में शासन ऐसे लोगों को नियुक्त कर देता है जो किसी चुनाव में हार गए हों। ऐसे लोगों को भी शासन के द्वारा इनमें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो चुनाव हार गए हैं, वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, वे लोग क्या कर लेंगे, दक्षता कैसे आएगी। इसके बाद अनावश्यक देरी होती है, क्योंकि डिस्कशन अनावश्यक होता है। ये इनके बीच गुटबंदी होती है। यदि अलग अलग प्रकृति के लोग होंगे, स्वाभाविक वहां पर गुटबंदी होगी, और जहां कहीं भी गुटबंदी होगा संगठन का कार्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। फिर असंतोष, क्योंकि विरोधी हितों के बीच सामंजस्य के लिए यह काम करता है। तो जहां विरोधी वर्ग के लोग होंगे वहां पर किसी भी पक्ष को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। वस्तुतः जितने भी मंडल और आयोग हैं, इनको नियम के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन कई बार इसको विरोधी वर्ग के सामने झुकना पड़ता है, और जहां झुके कानून का उल्लंघन होता है, और स्वतंत्र विचार विमर्श नहीं होता। और इसके अलावा पराजित व्यक्तियों को यहां पर शासन के द्वारा सदस्य या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और इसीलिए मंडल आयोग को अच्छा नहीं माना जाता। अब प्रश्न उठता है कि ब्यूरो पद्धति और मंडल पद्धति, इनमें कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी पद्धति ज्यादा बेहतर है। जहां पर अभी जैसे हमने चर्चा की, जहां पर एक ही प्रकृति के काम करने हो वहां के लिए ब्यूरो पद्धति बहुत अच्छी है, होना चाहिए। और जहां पर अनेक प्रकृति के लोगों, अनेक प्रकृति के कार्य करने पड़ते हैं, वहां पर मंडल पद्धति ज्यादा सही है। जैसे अभी लोक सेवा आयोग की चर्चा हुई, लोक सेवा आयोग बहुत सदस्य उसका होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति होगा तो भर्ती करने के लिए उसको बाह्य रूप से प्रभावित, बाह्य मतलब कि दूसरे लोग उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यदि सदस्य ज्यादा हैं तो सबको आप प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल है, इसमें भी बहुत से सदस्य रखे जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग विषयों, क्योंकि अलग अलग विषयों का वहां पर अध्ययन अध्यापन होता है, उसके लिए पूरा काम करना पड़ता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा को भी मंडल का रूप दिया जाता है। जैसे प्रोफेशनल, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का संपादन करती है, तो वह जो मंडल है उसको भी बहुत सदस्य बनाया गया है। और बहुत सदस्य इसलिए क्योंकि वह भी अनेक प्रकार की परीक्षाओं का संचालन करता है। ठीक है, परीक्षाओं का संचालन करता है, लेकिन उसके प्रकार अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से जहां पर अलग प्रकृति के काम करने हो वहां पर मंडल पद्धति अच्छा है, जहां पर एक प्रकृति का काम करना हो वहां पर ब्यूरो पद्धति अच्छी है। अब देखें विभागीय संगठन के स्तर। इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है शीर्ष प्रबंध, दूसरा स्तर होता है मध्य प्रबंध, तीसरा स्तर होता है तृतीय स्तर। तो पहले देखें शीर्ष प्रबंध। शीर्ष प्रबंध में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री, फिर उसके नीचे उप मंत्री, फिर उसके नीचे संसदीय सचिव। ये राजनीतिक स्तर के प्रबंध मंडल में होते हैं। अब गैर राजनीतिक या अस्थायी या स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत, या हम जिसे प्रशासन कहते हैं, प्रशासन के स्तर पर सबसे ऊपर में होता है प्रधान सचिव। हर विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, उसके नीचे सचिव होंगे, फिर अतिरिक्त सचिव होंगे, फिर संयुक्त सचिव होंगे, फिर उप सचिव होंगे। ये सब क्या करते हैं, नियोजन, समन्वय, कार्यक्रम निर्माण, योजना निर्माण, संगठन का निर्माण करना, पर्यवेक्षण करना, प्रलेखीकरण या डॉक्यूमेंटेशन करना, और फिर रिपोर्ट देना। ये पूरा काम शीर्ष संगठन के द्वारा किया जाता है।
क्योंकि हमारे विषय का संबंध प्रशासन से है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शीर्ष स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले प्लानिंग बनाएंगे, पहले योजना बनाएंगे। जैसे लुथरगुली का पोस्ट कार्ड सिस्टम जो है, प्लानिंग बनाना मतलब योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन बनाना, संगठन में स्टाफ लोगों को नियुक्त करना, फिर उनको आदेश निर्देश देना, उनके कार्यों में समन्वय करना, उनके कार्यों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना, फिर बजट देना। तो इस शीर्ष संगठन के में जो लोग होते हैं ये सब काम करते हैं। दूसरा होता है मध्य प्रबंध। मध्य प्रबंध में जो मुख्य कार्यालय में जो लोग हैं उनके अलावा दूसरे स्थानों पर यदि उस विभाग के अलग अलग संगठन, अलग अलग कार्यालयों की स्थापना की जाती है तो वहां पर इसे मध्य प्रबंध कहते हैं। मध्य प्रबंध में शाखा और अनुभाग होते हैं और इसमें काम करने वाले विभिन्न स्तर के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। लेकिन भारत में ऐसी पद्धति है कि प्रत्येक विभाग में सचिव स्तर, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, ये सब के सब IAS अधिकारी होते हैं। ये सब के सब IAS अधिकारी होते हैं जो कि नीति निर्माण में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हैं। और जहां पर डायरेक्टरेट होता है, संचालनालय होता है, उस संचालनालय का मुखिया भी एक IAS अधिकारी होता है। उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं ये राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं, या राज्य सेवा या लोक सेवा, प्रादेशिक जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। तो ये मध्य प्रबंध है। मध्य प्रबंध के लोग नीति निर्माण पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये फील्ड में जाकर के एक्चुअली काम करते हैं, उसी विभाग में लंबे समय तक कार्य का अनुभव होता है। तो ये मध्य प्रबंध जो है शीर्ष प्रबंध को नीति निर्माण में सहयोग करता है अपने अनुभवों के आधार पर। इसके अलावा स्थापित नीति और नियमों के अनुसार ये मध्य प्रबंध काम करता है। और तीसरे स्तर पर आता है जो ऑफिस कार्य विशेष करके देखते हैं, जो फील्ड में जाकर के काम करते हैं, जो एक्चुअली शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। ये तृतीय स्तर के होते हैं जिसमें लिपिक, टंकक, क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी, भृत्य, संदेशवाहक, ये सब तृतीय स्तर के कर्मचारी होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो ये एक्चुअल काम करने वाले, ये सब चीजों की व्यवस्था करने वाले और ये सब नीति निर्माण करने वाले। तो ये 3 स्तर के व्यक्तियों से प्रत्येक संगठन का निर्माण होता है और इन तरीकों से प्रत्येक संगठन अपना काम को पूरा करता है। और इसी के साथ विभागीय संगठन का एक चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।